नमस्कार। आप सभी विद्यार्थियों का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल द ज्ञानेश्वर एकेडमी पे स्वागत है। हम लोग अभी मैथ का क्लास करने जा रहे हैं, क्लास 10 का। पिछले क्लास में अभी जो क्लास चल रहा है क्लास 10 का, वह द्विघात समीकरण का क्लास चल रहा है। द्विघात समीकरण में पिछले क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का कुछ उसमें जो पार्ट था वो हम लोग किए हुए हैं। 3 क्वेश्चन जिसमें हम लोग किए थे, जिसका हल निकालना था गुणनखंड विधि के द्वारा। और उसके पीछे हमने बता दिया है कि द्विघात समीकरण का जो हल करते हैं वो मुख्य रूप से 3 विधियों के द्वारा करते हैं, जिसमें से गुणनखंड विधि जो है, जो द्विघात बहुपद में आप लोग पढ़े हैं, उसके द्वारा हम लोग काम किए। तो अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन के बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर के 6 तक है, उस सारे में आपका वर्ड प्रॉब्लम है। आपको इक्वेशन बनाना है, समीकरण बनाना है और बना करके तब उसका सॉल्यूशन करना है। और इस एक्सरसाइज में जो भी काम करेंगे हम लोग गुणनखंड विधि के द्वारा करेंगे। जब और 2 विधि जान लेंगे तो उसके बाद से जो भी हमको क्वेश्चंस मिलेगा या जो क्वेश्चन पढ़ चुके होंगे, सारे क्वेश्चंस को हम लोग तीनों विधियों से संपादित करेंगे, तीनों विधियों से सॉल्व करेंगे। आपको फिर से बताएं कि आप जो भी देख रहे हैं वीडियो, पूरा आप अंत तक देखें। अंत तक देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, आप अगर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं कि लगातार आपको वीडियो के अपडेट मिलते रहें। क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको संपूर्ण पाठ्यक्रम, संपूर्ण विषय वस्तु को दिया जाएगा। धीरे धीरे इसको जोड़ा जा रहा है। समय की अनुपलब्धता और संसाधन की कमी के चलते अभी सब कुछ एडजस्ट नहीं हो पाया है, लेकिन आने वाले समय में ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन क्लास भी संचालित होंगे और इस चैनल के माध्यम से आपको टोटल पाठ्यक्रम जो भी आप जितने भी आपका होता है, टोटल के लिए व्यवस्था किया जाएगा, जिसके माध्यम से आपको सब कुछ उपलब्ध कराया जाएगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। तो आते हैं हम अपने विषय वस्तु पे। अभी हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.2 का सॉल्यूशन कर रहे हैं जी। जो आपका एक्सरसाइज है, जो आपका चैप्टर है, वह है द्विघात समीकरण। इसमें हम लोग द्विघात समीकरण का हल करेंगे और हल करने की विधि हम बता चुके हैं कि कितनी है। गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग विधि और एक आपका द्विघाती सूत्र विधि, है ना। यह ऐसे तो ब्रह्मगुप्त ने दिया था, लेकिन श्रीधराचार्य सूत्र भी इसको हम कहते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है आपके पास, अब इससे इक्वेशन बनाएंगे, फिर उसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि जॉन और जीवंती, यहाँ पे 2 बच्चे हैं, एक का नाम जॉन है और एक का नाम जीवंती है। दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। कंचा का मतलब हो गया जो शीशे की गोली से जो बच्चे खेलते हैं, उस शीशे की गोली को, जो आप भी बचपन में खेले होंगे, उस शीशे की गोली को हम कहते हैं कंचा। कंचे हैं, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। यानी कि पहले जो उनके पास था, यहां पर उनके पास क्या था यह पता नहीं है, लेकिन दोनों को मिलाकर के कितना था यह पता है। दोनों को मिलाकर कितना था? 45, यह हमें पता है। वह क्या होता है? तो दोनों का 5-5 कंचा खो जाता है, वह गुम हो जाता है। जब गुम हो जाता है तब उनके पास कंचों की संख्या जो बचती है, उनका गुणनफल 124 है। तो यहां पर प्रश्न कह रहा है कि हम जानना चाहेंगे कि प्रारंभ में उनके पास कितने कंचे थे। हमने बताया है कि सबसे पहले जब भी हम वर्ड प्रॉब्लम यानी कि शाब्दिक क्वेश्चन जो दिए जाते हैं उसे समीकरण बनाने का प्रयास करते हैं, उसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि निकालना क्या है, हमें फाइंड क्या करना है, हमें चाहिए क्या। तो उस समय जब क्वेश्चन में जो निकालना होता है वो आपको जानकारी नहीं होता है, वह अज्ञात होता है, तो उसको हम कोई चर राशि मान लेते हैं। तो यहां पर भी हम वही काम करेंगे। हमको अभी पता नहीं है कि जॉन के पास कितने कंचे हैं, जीवंती के पास कितने कंचे हैं, तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि जॉन के पास कुछ कंचे हैं और जीवंती के पास कुछ कंचे हैं। लेकिन इतना हमें पता है कि उन दोनों के कंचों का योग कितना है? 45 है। अब देखिए यहां पर हम काम करेंगे। माना कि
जॉन के कंचों की संख्या, जॉन के कंचों की संख्या बराबर 5, जॉन के कंचों की संख्या बराबर 5, जीवंती यहां पे तो पता नहीं है, यहां पर हम मान लेंगे x, 5 तो बाद में खो जाएगा, तो जॉन के कंचों की संख्या बराबर x। इसी तरह से जीवंती के पास कितने कंचे अभी पता नहीं है, तो हम मान लेंगे जीवंती के कंचों की संख्या कितनी हो गई, हम मान लेते हैं y हो गई। प्रश्न कह रहा है कि दोनों के पास कुल मिलाकर कितने कंचे, 45 कंचे। प्रश्न से कुल कंचे की संख्या बराबर 45। तो कुल कंचा का मतलब है कि दोनों को मिलाएंगे तब वो होगा, यानी कि क्या लिखेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 40। ठीक है, अब यहां पर अगर दोनों को मिलाकर के 45 कंचे हैं तो इसमें से एक का हम निकाल सकते हैं चाहे तो यहां से, यानी हम क्या लिख सकते हैं यहां से, x इज इक्वल टू 45 माइनस वाई हम लिख सकते हैं। यानी कि 45 में से अगर जीवांती के कंचों की संख्या को घटा दे तो वह जॉन के कंचों की संख्या हो जाए, या 45 में से अगर जॉन के कंचों की संख्या को घटा दे तो वह जीवंती के कंचों की संख्या हो जाएगी। यानी कि अगर एक हमें पता हो तो दूसरे का हम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इतना आ गया, इसको कोई एक नाम दे दीजिए, समीकरण नंबर 1। अब देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है दोनों 5 कंचे खो देते हैं तब उनके कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है ना। तो खोने के पश्चात 5 कंचे खोने के बाद कंचों की संख्या का गुणनफल कितना है, 124। अब देखिए, अभी कंचा जॉन के पास प्रारंभ में कितना है, x, 5 निकल गया तो कितना हो जाएगा, x माइनस 5। फिर जीवंती के पास कितना कंचा है, y, 5 निकल जाएगा तो क्या बचेगा, y माइनस 5। इन दोनों का गुणनफल कितना हो गया, इन दोनों का गुणनफल हो गया 124। ठीक, अब देखिए यहां पर x का वैल्यू कितना है, 45 माइनस वाई, तो x की जगह पर उसका वैल्यू रख सकते हैं, तो x के यहां पर रख देंगे हम 45 माइनस वाई माइनस 5, y माइनस 5 इज इक्वल टू 124। अब देखिए 45 में से 5 जाएगा 40 माइनस वाई इंटू वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 124। यहां पर लिख देते हैं समीकरण 1 से। ठीक है, अब गुना करेंगे, 40 से y में करेंगे तो 40y, फिर 40 से 5 में करेंगे तो 40 बचे 200, प्लस माइनस माइनस 200, फिर माइनस प्लस माइनस y से y में करेंगे y स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस y से 5 में करेंगे 5y बराबर 124। अब देखिए अब क्या हो जाएगा, इसको उठा करके इधर लाते हैं, ऐसे 40y और 5y यानी कि y के दोनों का चिन्ह प्लस है तो यहाँ पर क्रिया हो जाएगा जोड़ का, और इसको इधर ला देते हैं, यह हो जाएगा 40y और 5y 45y, माइनस y स्क्वायर इधर आएगा तो प्लस y स्क्वायर, और 40y या 5y प्लस 45y हो गया, इधर आएगा तो क्या होगा माइनस 45y, माइनस 200 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 200, इधर क्या बचा हुआ है प्लस 124 बराबर कितना हो गया 0। अब देखिए इसको क्या लिखेंगे हम, इसको लिखेंगे y स्क्वायर माइनस 45y और 200 और 124 कितना हो गया 324 बराबर 0। यह आपका हो गया। अब इसका गुणनखंड करेंगे, ठीक है, तो गुणनखंड करेंगे तो देखिए क्या होगा, y स्क्वायर लिखेंगे माइनस लिखेंगे y हो जाएगा
बीच का जगह खाली, प्लस 324 बराबर 0, बराबर 0। अब यहां देख, अब यहां पर हमको करना क्या है, पहला चिन्ह, पहले पद का चिन्ह और अंतिम पद का चिन्ह समान है, तो यहां पर क्रिया होगी जोड़ की, यानी कि जोड़ने पर कितना आना चाहिए 45, और गुना करने पर प्रथम और अंतिम पद के गुणनफल के बराबर आना चाहिए। तो अब यहां पर करेंगे क्या, तो ध्यान दीजिए क्या करेंगे। हम सबसे पहले इसको प्राप्त करने के लिए 324 का गुणनखंड कर लेते हैं। यहां पर क्या हो जाएगा, 162, 81, 27, 9, 3। अब देखिए हमको इसको ऐसे ही मिलाना है कि जोड़ने पर 45 है और गुना करने पर 324 है। तो इसको गुना करेंगे तो 324 तो आएगा ही, केवल हमें दो ऐसे पद निकालने हैं जिसको आप गुना जोड़े तो कितना आ जाए 45 आ जाए। तो ध्यान दीजिए, 3 त्रिका 9, 9 त्रिका 27, 2 दूना 4 तिया 12 नहीं होगा, 2 दूना 4 तिया 12, 12 तिया 36 और 3 त्रिका 9, 36 9 45। यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, तो 36 और प्लस 9। अब क्या होगा, वाई स्क्वायर माइनस 36y माइनस प्लस माइनस 9y प्लस 324 बराबर 0। अब देखिए क्या, दो पद में से कॉमन ले लेंगे, तो यहां से y कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा, y माइनस 36, फिर यही y माइनस 36 यहां पर लिख दें। अब 36 से 324 में भाग दे दीजिए, कितना आएगा, तो 36 से जब 324 में भाग देंगे तो आ जाएगा 9 छक 54, 9 त्रिका 27 और 5 32, यानी कि 9 मतलब कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। और प्लस का माइनस हो गया तो चिन्ह बदल जाएगा, यानी कि माइनस बराबर 0। तो कितना हो जाएगा, y माइनस 36 कॉमन हो गया तो y माइनस 9 बराबर 0। अब क्या होगा बताइए, तो y का दो मान, एक 36 और एक 9, यानी कि y किसका है, जीवंती के पास कंचों की संख्या है। तो अब हम x का मान निकालेंगे, इसलिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, अब समीकरण 1 में जब y का मान रख देंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, जब 36 रखेंगे तो 9 और 9 रखेंगे तो 36। इसका मतलब यह होगा कि जब जॉन के पास 9 कंचा होगा तो जीवंती के पास 36 कंचा होगा, और जब जॉन के पास 36 कंचा होगा तो जीवंती के पास 9 कंचा होगा। यह हो गया जॉन और जीवंती के पास उपलब्ध कंचों की संख्या। यह प्रारंभ में उनके पास कंचों की संख्या इतना ही था जो यहां पर प्रश्न के अनुसार हमने निर्धारित करके बनाया है। आप इसके आधार पर, जैसे यहां पर हमने बार बार समझाया कि जब भी कोई शाब्दिक प्रश्न हो तो सबसे पहले हम उसका वेरिएबल डिफाइन करते हैं कि हमें निकालना क्या है। निकालना जो है उसको पहले मान लेते हैं, उसके बाद जो प्रश्न कहता है उसके अनुसार हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए इसके बाद इसका उदाहरण नंबर 2। अब देखिए दूसरा का दूसरा, ऐसे या उदाहरण में जो प्रश्न दिया गया है वो उसको प्रश्न के अनुसार, एनसीईआरटी के क्वेश्चन के अनुसार उसको करना है। या हम लोग जो काम कर रहे हैं यह एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन है। इसमें दूसरा नंबर हम लोग कर रहे हैं। दूसरा में कह रहा है कि उदाहरण में जो दिया गया उस प्रश्न को हल करना है। उदाहरण का प्रश्न हम लोग हल कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए शाब्दिक क्वेश्चन है तो काम तो फिर वैसे ही होगा। पहले यह फाइंड करते हैं कि हमको निकालना क्या है, और जो निकालना है बिना किसी आपको आगे किए हुए, बिना कुछ सोचे हुए, बिना प्रश्न को और ज्यादा डिटेल्स में पढ़े हुए जो निकालना है पहले तो उसको मान ही लेंगे कि क्या है, उसके बाद प्रश्न के अनुसार हम काम करते हैं। तो यहाँ देखिए सीधे लास्ट में हमको पता चलेगा क्या निकालना है। कह रहा है कि हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। यहाँ पे हमको निकालना क्या है, खिलौनों की संख्या, कि एक दिन में खिलौना कितना निर्माण हो रहा है खिलौने का। तो हम क्या करेंगे बताइए, हम पहले मान लेंगे, माना कि किसी दिन मतलब कि एक दिन में, किसी दिन निर्मित खिलौनों की संख्या, निर्मित खिलौनों की
संख्या बराबर x। अब प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है कुटीर उद्योग में एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, मतलब कुछ खिलौनों को बनाता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य, ये तो खिलौनों की संख्या हो गया। अब कह रहा है कि एक दिन में x खिलौना मतलब कि बन रहा है, निर्मित हो रहा है, जिसमें से एक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या घटाने पर प्राप्त संख्या के बराबर है। यानी कि प्रश्न से एक खिलौने का मूल्य जो है वह किसके बराबर है, तो 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या घटाने पर, तो 55 लिख लिए, और एक दिन में कितना खिलौना बन रहा है x, तो 55 में से x को घटा दिए, तो यह हो गया एक खिलौने का मूल्य। एक खिलौने का मूल्य कितना हो गया, प्रश्न के अनुसार 55 माइनस x। कह रहा है 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या घटाने पर प्राप्त संख्या के बराबर होता है। कौन चीज, तो प्रत्येक खिलौने का मूल्य। अब देखिए क्या कह रहा है, किसी एक दिन कुल निर्माण लागत, जो एक दिन जो है निर्माण लागत है, खिलौने को बनाने में जो रुपया एक्सपेंस हो रहा है, खर्च हो रहा है, वह कितना है 750 रुपया। तो अब देखिए, तो एक खिलौने का निर्माण लागत 55 माइनस x है, कह रहा है कितना है 55 माइनस x। तो कितना खिलौना बन रहा है, x खिलौना। तो जैसे हम कहते हैं कि हम 1 लीटर तेल में 5 किलोमीटर जाएंगे, तो 6 लीटर तेल में कितना जाएंगे, तो 6 गुना 5। इसी तरह से एक एक नियम से हम यहां पर देखेंगे, यानी कि एक खिलौने का लागत मूल्य 55 माइनस x है, तो x खिलौने का लागत मूल्य कितना होगा, तो 55 माइनस x गुना x। अब आप किसके बराबर, 750 के बराबर। पुनः प्रश्न से, चूंकि एक खिलौने का लागत मूल्य बराबर कितना हो गया 55 माइनस x, इसलिए कितना खिलौना है x, तो x खिलौनों का लागत मूल्य कितना होगा 55 माइनस x इंटू x, इतना हो गया। और यह किसके बराबर है 750 के, और इसलिए हम क्या लिखे 55 माइनस x इंटू x बराबर कितना हो गया 750, क्योंकि प्रश्न कह रहा है कि इसका कुल लागत मूल्य कितना है 750। अब गुना कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, बोलिए 55x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 750। अब इसको इधर लाइए, माइनस एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस 55x इधर आएगा तो माइनस 55x, और प्लस 750 बराबर 0। अब इसका गुणनखंड करके हम x का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब गुणनखंड कीजिए, एक्स स्क्वायर लिखेंगे, माइनस लिखेंगे, x लिखेंगे, बीच वाला टर्म छोड़ दिए, प्लस 750 बराबर 0। देखिए फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों का चिन्ह समान है, तो बीच में कौन क्रिया होगा, जोड़ने का क्रिया होगा। जोड़ने पर कितना आना चाहिए 55 आना चाहिए, गुना करने पर कितना आना चाहिए 750 आना चाहिए। अब 750 का गुणनखंड कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 5 से करेंगे 150, फिर 5 से करेंगे 30, फिर 5 से करेंगे 6, फिर 2 से 3। अब देखिए जोड़ने पर 55, गुना करने पर 700, गुना करने पर तो 750 आएगा ही। अब खाली 3 गो टर्म हमको निकालना, जोड़ने पर 55 आना चाहिए। कैसे होगा देखिए, 50 25, 25 गुना 50, 50 50 25, 25 गुना 50 और 15, 50 15 65 हो जाएगा, सही नहीं होगा। और देखिए 3 गुना 6 25 30, और 30 और 50 25, 30 25 55 हो गया, तो 30 और प्लस 25। और देखिए अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 30x माइनस प्लस माइनस 25x प्लस 750 बराबर 0।
x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 30, फिर वही x माइनस 30 यहां आ जाएगा, भाग देंगे कितना हो जाएगा 25, क्या हो जाएगा प्लस का माइनस आ गया तो यहां पर माइनस हो जाएगा बराबर 0। x माइनस 30 कॉमन ले लें तो यहां पर बचेगा x और यहां बचेगा 25 बराबर 0। अब देखिए एक बार यह 0 के बराबर, एक बार यह 0 के बराबर, तो x का मान क्या हो जाएगा, एगो 30 हो जाएगा और एगो 25 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए तो खिलौनों की निर्मित संख्या क्या होगी, या तो 30 होगी या नहीं तो 25 होगी, और इसी 30 या 25 को रख देंगे यहाँ पर तो इसका मूल्य निकल जाएगा कि एक खिलौने का लागत मूल्य कितना है। ऐसे तो हमको खिलौनों की संख्या ही निकालनी थी, यहाँ पर हम खिलौनों की संख्या निकाल लिए कि कितना आएगा, तो यह आपका हुआ खिलौनों की संख्या। अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 हो। तो बस आपको फिर वही यहाँ पे दो संख्या ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, जैसे हम लोग करते आए हैं, जिसको निकालना है उसके लिए हम कोई वेरिएबल निर्धारित करेंगे अपने अनुसार, वह x y z u v जो मन करे वो आपको लेना है। तो क्या लिखेंगे, माना कि पहली संख्या बराबर x, दूसरी संख्या बराबर y, दो संख्या मान लिए। अब कह रहा योग कितना है 27 है। प्रश्न से लिखेंगे, प्रश्न से संख्या का योग बराबर 27। अब क्या हो जाएगा, तो संख्या का योग हो गया तो इसको लिखेंगे, ये दो संख्या x और y है तो x प्लस y बराबर 27। अब क्या हो जाएगा बताइए, x इज इक्वल टू 27 माइनस y, यह हो गया। इसको हम समीकरण 1 कर देते हैं। फिर कह रहा है संख्या का गुणनफल, पुनः संख्या का गुणनफल बराबर 182। तो संख्या का गुणनफल है 182 का मतलब है x गुना y बराबर 182। x का मान कितना हो गया 27 माइनस y इंटू y बराबर 182। अब इसको कीजिए गुना, 27 से y में करेंगे तो 27y हो जाएगा, माइनस y स्क्वायर हो जाएगा बराबर 182 हो गया। इसको इधर लाइए तो y स्क्वायर माइनस 27y प्लस 182 बराबर 0। अब देखिए दोनों का पहला और अंतिम का चिन्ह समान है तो जोड़ने पर 27 गुना करने पर 182 आना चाहिए। तो y स्क्वायर माइनस y गुणनखंड कर दीजिए 182 का, दूना 18, 2 एकम 2, 13 सते 91 हो गया। अब देखिए 7 गुना 14, 13 27, एगो 14 हो गया और एगो 13 हो गया, प्लस 182 बराबर 0। क्या होगा बताइए, y स्क्वायर माइनस 14y माइनस 13y प्लस 182 बराबर 0। y कॉमन ले लेंगे तो y माइनस 14, फिर यहाँ पे y माइनस 14 से 182 में भाग दे दीजिए, कितना हो जाएगा 13 आएगा। तो प्लस का माइनस हो गया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर y माइनस 14 कॉमन ले ले तो क्या बचेगा यहाँ y, और यहाँ पर क्या बचेगा 13 बराबर 0। अब बोलिए तो एक बार यह 0 के बराबर, एक बार यह 0 के बराबर, इसलिए y बराबर 2 मान आएगा, एक 14 और एक 13। इसलिए समीकरण 1 से जब समीकरण 1 में रखेंगे इसका मान तो x का मान क्या आएगा, या तो 14 रखेंगे तो 13 और 13 रखेंगे तो 14, यानी कि दो संख्याएं कौन हो गई, एक 13 होगा और एक 14 होगा। इन्हीं दो संख्याओं का योगफल हो गया 27 और गुणनफल हो गया 182। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अब देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365। हमने बताया हुआ है पिछले क्लास में, जब भी क्रमागत संख्याएं बात होती है तो वहां पे एक का अंतर होता है, जब भी क्रमागत सम या विषम पूर्णांक की बात होती है वहां पे दो का अंतर होता है। तो पहले तो हम पहला वेरिएबल तो खुद से मानेंगे वो x y z जो भी हो, उसके बाद क्रमागत दूसरा संख्या लेना होगा तो एक जोड़ते जाएंगे, उसके बाद अगर क्रमागत सम पूर्णांक लेना है तो दो जोड़ेंगे। बस यहाँ पे यही बात का ध्यान रखना है। यहाँ पर लिखेंगे माना कि प्रथम
धनात्मक पूर्णांक बराबर x तथा दूसरा क्रमागत पूर्णांक तो क्या हो जाएगा, एक जोड़ देंगे। अगर यही सम की बात होती तो x प्लस 2 करते, अगर तीसरा पूर्णांक तीन पूर्णांक का बात होता तो x प्लस 1 के साथ एक और जोड़ देते, x प्लस 2 आ जाता। यानी क्रमागत में याद रखिएगा, जब भी क्रमागत की बात होगी, क्रमागत पूर्णांक की तो एक जोड़ते जाएंगे, क्रमागत सम पूर्णांक की बात होगी तो दो जोड़ते जाएंगे, विषम पूर्णांक की बात होगी तो दो जोड़ते जाएंगे। अब प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान दें। प्रश्न कह रहा है दो क्रमागत पूर्णांकों क्या थे जिनके वर्गों का योग, तो प्रश्न से वर्गों का योग यानी कि x हो गया, एगो x प्लस 1 हो गया। अब इसका वर्ग x स्क्वायर और इसका वर्ग x प्लस 1 का स्क्वायर, इनके वर्गों का योग कितना हो गया, 365। अब इसको तोड़िए, x स्क्वायर या a प्लस b के होल स्क्वायर पर टूट जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 इंटू एक्स इंटू 1 यानी कि 2x प्लस 1 का स्क्वायर यानी कि 1 इज इक्वल टू 365। x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहां क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 365 प्लस 1 यानी कि माइनस 364 इज इक्वल टू 0। अब देखिए आप दो सबका गुना जाए तब में दो शामिल है, इसलिए दो कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और दो इसमें से लेंगे तो 2 एकम 2, एक बचेगा 2 8 16 22 बराबर 0। अब यहां देखिए क्या हो जाएगा, दो गुना में है, जाएगा तो भाग में 0, क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, अब बीच वाले पद एक है, माइनस 182 बराबर 0। अब देखिए प्रथम पद और अंतिम पद का चिन्ह अलग अलग है, तो हमने बताया कि जब चिन्ह समान तो बीच में जोड़ करके प्राप्त करेंगे, और चिन्ह असमान तो बीच में घटाओं की क्रिया होगी, यानी घटाने में कितना चाहिए 1, तो 14 और घटाओ 13, 14 में 13 जाएगा 1 आएगा, 14 गुना 13 182 हो जाएगा। अब इसको निकालेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x 14x, तो अब यहां देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस माइनस माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। अब यहां से कॉमन ले लेंगे, x जाएगा कॉमन तो x यहाँ बचेगा, कॉमन का मतलब भाग देना होता है, बहुत सारा काम इस पे किए हम लोग। तो यहाँ पर x प्लस 14, फिर यहीं पर x प्लस 14 आ गया, 14 से हम 182 भाग देंगे तो 13 आए, माइनस का प्लस हो गया इसलिए माइनस हो जाएगा बराबर 0। अब x प्लस 14 हम कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा x और यहाँ बचेगा 13 बराबर 0। अब यहाँ एक बार x प्लस 14 बराबर 0 लेंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर माइनस 14 हो जाएगा। अब देखिए हम धनात्मक पूर्णांक की चर्चा करें, यहाँ पर माइनस आ गया तो यहाँ पर लिखेंगे यह संभव नहीं है क्योंकि हमको चाहिए धनात्मक पूर्णांक, जबकि यहाँ पर मिला है ऋणात्मक पूर्णांक। और फिर लिखेंगे जब x माइनस 13 बराबर 0 तो x बराबर 13, तो समीकरण का हम प्रयोग कर ले, यहाँ पर पहला ही धनात्मक पूर्णांक 13 हो गया, इसलिए दूसरा पूर्णांक क्या हो जाएगा, दूसरा पूर्णांक x प्लस 1 बराबर 13 प्लस 1 यानी कि 14। अब देखिए यह दोनों पूर्णांक हमारा आ गया, एक पूर्णांक हो गया आपका 13 और एक पूर्णांक हो गया 14। यह क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हो गया जिनके वर्गों का योग 365 होगा। अब चाहे तो इस तरह का क्वेश्चन जो भी हम सोल्यूशन प्राप्त कर रहे हैं, आप चाहें तो इसको क्या कहते हैं कि रख करके जांच भी कर सकते हैं। जांच कैसे करेंगे, तो इस पूर्णांक को यहाँ पर रख दीजिए और इसका स्क्वायर करके जोड़ करके देखिए कि 365 आ रहा है कि नहीं। पीछे जो क्वेश्चन बनाया उस सब का भी जांच आप लोग कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, यह सब प्रूफ के साथ है। जो भी आपका रिजल्ट आ रहा है रिजल्ट को चेक कर सकते हैं कि जो हमने रिजल्ट निकाला है वो सही है या गलत है, तो आप उसे देख सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो है यह कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजा ज्ञात करें। समकोण त्रिभुज के बारे में हम लोग नीचे क्लास में पढ़े हुए हैं। फिर से एक बार मैं बता दूं कि समकोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसका एक कोण कोई भी 90 डिग्री का होता है। उसमें 3 भुजाएं होती है, तीनों का अलग अलग पार्टिकुलर नाम होता है। 90 डिग्री जो कोण होता है उसके सामने वाली जो भुजा होती है उसको सबसे बड़ी भुजा कहते हैं, जिसका नाम हम देते हैं कर्ण।
बाकी जो दो भुजा बचता है उसमें से एक को हम कहते हैं लंब और एक को आधार। अब इसमें से आप लंब और आधार किसी को भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और समकोण त्रिभुज के लिए या तीन संख्याओं के लिए हम लोग नीचे में एक और कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, पाइथागोरस का त्रिक। इसी क्लास में 10th क्लास में आगे पढ़ना है पाइथागोरस प्रमेय, जिसमें हम लोग जानेंगे कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। नीचे क्लास के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, चूंकि अभी हम लोग यहाँ पे नहीं पढ़े, आगे क्लास में पढ़ना है त्रिभुज में, यही पढ़ना है जो आगे हम पढ़ेंगे 6ठा चैप्टर, उसमें आपको मिलेगा त्रिभुज में पाइथागोरस का प्रमेय, वहां पे हमको जाना है। लेकिन नीचे हम लोग पढ़े हुए हैं कि किसी त्रिभुज में या तीन संख्याओं में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है, तो इन तीनों संख्याओं को पाइथागोरस का त्रिक कहते हैं, या तीन भुजाओं वाले त्रिभुज को पाइथागोरस के त्रिक को पर संपादित कहते हैं कि यह निर्धारित है। उसी का प्रयोग यहाँ पे करना है। तो आइए हम देखते हैं कि कैसे इसका प्रयोग करेंगे। देखिए, हम एक सबसे पहले समकोण त्रिभुज ले लिए, हम मान लेते हैं इसका नाम दे दिए कि यह ABC। प्रश्न के अनुसार थोड़ा काम करेंगे। यहाँ पे हम मान लीजिए 90 डिग्री हो गया, तो यह कर्ण हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कह रहा है कि कर्ण कितना है, 13 सेंटीमीटर। ये कितना हो गया, 13 सेंटीमीटर। प्रश्न के अनुसार इधर एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यानी कि ऊंचाई किस पर निर्भर कर रहा है, आधार पर। आधार का मतलब क्या होता है, जिस पर कोई चीज रखा होता है, निर्धारित होता है, स्थित होता है, वही उसका आधार होता है। तो अभी इस त्रिभुज का आधार तो BC है, तो ऊंचाई निर्भर कर रहा है BC पर। तो यहाँ पर थोड़ा सा इसके अनुसार और भी हमको काम करना होगा, थोड़ा सा इस फिगर में चेंजिंग करना होगा, क्योंकि कह रहा है कि ऊंचाई आधार से कम है। तो ऊंचाई आधार से कम है, तो इस भुजा को छोटा करना होगा और इस भुजा को बड़ा करना होगा, यानी कि कुछ इस तरह से। अब हो गया। अब प्रश्न के अनुकूल हुआ, ध्यान दें, आधार पर निर्भर कर रहा है ऊंचाई, इसलिए आधार को हमने मान लिया क्या, 1 सेंटीमीटर। अब ऊंचाई आधार से 7 कम है, यानी कि यह कितना हो जाएगा, x - 7c। अब इसी में हम पाइथागोरस का त्रिक लगा देंगे, आपका रिजल्ट आ जाएगा। मतलब आप एक समीकरण प्राप्त करेंगे, उसको हल करेंगे, आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो अभी जो 2 क्वेश्चन बचा हुआ है, इसमें हम केवल समीकरण बनाएंगे, इसको सॉल्व नहीं करेंगे। आप लोगों को गुणनखंड विधि से उसको हल करके उसका सॉल्यूशन निकालना है। देखिए हम काम करते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रश्नानुसार माना ABC एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B बराबर 90 डिग्री। प्रश्न से प्रश्नानुसार माना आधार BC बराबर x सेंटीमीटर, इसलिए ऊंचाई AB बराबर आधार से 7 कम, तो आधार हो गया x, तो 7 कम x - 7c, तथा कर्ण AC बराबर 13 सेंटीमीटर, यह दिया हुआ है। अब पाइथागोरस के त्रिक से क्या होगा, AC स्क्वायर सबसे बड़ा भुजा का स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर। AC स्क्वायर यानी कि 13 का स्क्वायर, AB स्क्वायर यानी कि x - 7 का स्क्वायर और BC स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर। यह हो गया 169। या a - b के स्क्वायर पर तोड़िए x स्क्वायर, 2ab यानी 2 × 14x प्लस 7 × 49 और प्लस x स्क्वायर। क्या हो जाएगा, देखिए इसको इधर कर देते हैं, तो यह x स्क्वायर 2x स्क्वायर - 14x प्लस 49 और -169 बराबर 0। तो 2x स्क्वायर - 14x, देखिए यह दोनों अचर पद है, प्लस और माइनस तक घटा देंगे, 169 में से 49 जाएगा तो कितना हो जाएगा, -120 बराबर 0। दो देख लीजिए, सबका गुणनखंड है, यानी कि सब में 2 शामिल है,
तो यहां पर क्या होगा, 2 कॉमन ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x और 2 छक 12 यानी कि 60 बराबर 0। 2 गुना में जाएगा तो भाग, यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। अब देखिए पहला पद प्लस अंतिम पद माइनस, यानी कि बीच वाला पद जो चाहिए वो घटाने पर 7 आना चाहिए, गुना करने पर 60 आना चाहिए। देखिए 12 25 60 होता है, अब 12 में से 5 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा, 12 में 5 से गुना करेंगे तो 60 आ जाएगा। तो आप इसका गुणनखंड खुद से करके बनाइएगा। यहाँ पे 2 पद हम बता दिए कि 12 और 5 आएगा, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, यहाँ पर 12 माइनस 5 माइनस 60 बराबर 0। हमने समस्या को आधा पूर्ण कर दिया है। अब यहाँ पर x का जो मान आएगा वो आधार हो जाएगा और उसमें 7 घटा दीजिएगा तो यह क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा। अब देखिए एक प्रश्न और है इसका, उसको भी हम देखते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक उद्योग में कुछ बर्तन का निर्माण होता है, कुछ बर्तन का निर्माण होता है। वह उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष मतलब कि किसी दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण, नग का मतलब कि उसको सजाने के लिए जो पत्थर लगाया जाता है उस पत्थर का निर्माण लागत रुपयों में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपया थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या एवं प्रत्येक नग की निर्माण लागत क्या थी। देखिए यहाँ पर 2 चीज निकालना है, एक बर्तनों की संख्या और एक हो गया निर्मित नग की लागत। तो आपको जैसे बताया गया ठीक वैसे ही काम करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लेंगे जो आपको निकालना है, जो निकालने के लिए कहा जा रहा है। लिखेंगे माना कि बर्तनों की संख्या बराबर x, ठीक है। अब देखिए यहां पर कह रहा है कि नग की जो निर्माण लागत है वह निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। यहां पर लिखेंगे प्रश्न से एक नग की निर्माण लागत बराबर, तो बर्तनों की संख्या का 2 गुना यानी कि 2x और उससे 3 ज्यादा, तो कितना हो जाएगा 2x प्लस 3। प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक। तो बर्तनों की संख्या कितना है, x का 2 गुना 2x हो गया और 3 अधिक माने प्लस 3 हो गया। और देखिए उस दिन कुल निर्माण लागत 90 रुपया था, यानी कि जितना भी निर्माण हुआ सामग्री उसका पूरा का निर्माण लागत कितना था, 90 रुपया था। अब देखिए यहां पर बर्तन है x, ठीक है, तो बर्तनों की संख्या x है, जितना बर्तन होगा उतना ही नग बनेगा, है ना। तो पहले हम निकालेंगे क्या, उसका संख्या कि वह कितना है। तो यहां पर देखिए एक नग का निर्माण लागत कितना हो गया 2x प्लस 3, तो x बर्तन के लिए जो नग बनेगा उसका कितना हो जाएगा, तो x इंटू इतना, और कुल लागत प्रश्न कह रहा है कितना 90 रुपया। यहां पर लिखेंगे कुल लागत बराबर 90 रुपया। यहां पर अब लिखिए चूंकि एक नग की निर्माण लागत कितना हो गया 2x प्लस 3, इसलिए तो x बर्तन है तो x नग होगा तो उसका निर्माण लागत कितना हो जाएगा x इंटू 2x प्लस 3, ठीक है। प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा बोलिए, तो x इंटू 2x प्लस 3 इज इक्वल टू कितना 90 रुपया। यहां पर इस जो हम माने हैं उसके अनुसार लागत कितना हो गया, प्रश्न कह रहा है लागत 90 रुपया, तो किसके बराबर हो जाएगा 90 के, ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x बराबर 90। क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग तोड़ देंगे तो क्या होगा बताइए, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यानी कि पहला और अंतिम चिन्ह अलग अलग है, तो घटाने पर 3 और गुना करने पर 90 गुना 180। अब यह आपको तय करना है, यह क्वेश्चन आप लोग के लिए छोड़ रहे हैं। ऐसे यहां पर देख लीजिए कितना आएगा, आप यहां पर काम कर सकते हैं।
तो अब यहाँ पर दो पद ढूंढेंगे जिसमें घटाने पर 3 आया और गुना करने पर 180 आया, तो इसका गुणनखंड कर लिए। अब देखिए आप 5 या 15, 3 दूना 6 दूना 12 और 5 या 15, तो 15 में से 12 जाएगा, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 15 माइनस 12। अब इसको हल कर लीजिए, 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 बराबर 0। अब इसको दो पदों को तोड़ करके आप इसका काम कर सकते हैं। इसको सॉल्व करके x का मान निकालेंगे, वह x का मान बर्तनों की संख्या हो जाएगी, x का मान इसमें रख देंगे तो 1 नग का लागत हो जाएगा। तो इस तरह से आपका 4.2 कंप्लीट हुआ। इसका जो क्वेश्चन था हमने कर दिया। इसके बाद अभी हल करने का अभी और हम लोग विधि जानेंगे। हम लोग या सिर्फ गुणनखंड विधि जो कि हमने बताया है कि बहुपद जो पढ़े थे वही कंसेप्ट सीधे यहाँ पर लागू हो रहा है। इसके बाद अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पूर्ण वर्ग विधि से कैसे द्विघात समीकरण को हल करेंगे, उससे कैसे द्विघाती सूत्र प्राप्त करेंगे। धन्यवाद। पुनः अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे।